नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे। और इस बार आपके आने वाले हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, ये प्रश्न पत्र वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप पूरा जरूर वॉच कीजिएगा, साथ ही आपके फ्रेंड तक इसे आगे भी शेयर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, मतदान देने का अधिकार कितनी आयु होने पर प्राप्त होता है। आपको बताना है कि वोट देने का अधिकार है वो कितने आयु होने के बाद में आपको अधिकार दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, 18 वर्ष की आयु में मतदान देने का अधिकार दिया जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राजस्थान में जो ज़िले हैं वो 50 हैं। कितने हैं विद्यार्थियों? 50 ज़िले हैं। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा बक्सर की लड़ाई है वो सन 1764 में लड़ी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर स इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, वो है आपका, निम्न में से धात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं, उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। तो इसमें जो लो एस्क हैं ये धात्विक खनिज हैं। बाकी चूना पत्थर, अभ्रक और कोयला ये सभी के सभी क्या है? अधात्विक खनिज है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, यह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्न में से पेय फसल कौन सी है। पेय का मतलब होता है जिन फसल को अपन पीते हैं। तो कपास को पीते नहीं हैं, पटसन को भी नहीं और मलबरी को भी नहीं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कपड़े बनाने वाले हैं और ऐसे धागे बनाए जाते हैं इनसे। लेकिन कॉफ़ी हैं ये एक पेय फसल हैं, यानी इनको अपन पीते हैं। तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर, कॉफ़ी। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, इसके अंतर्गत आपके खाली जगह से संबंधित प्रश्न आएंगे, यानी रिक्त स्थान से संबंधित। तो इसमें पहला देखिए, समानता का अधिकार एक मौलिक कानूनी अधिकार है। तो इसमें आपको लिखना है मौलिक, ठीक है ना। क्या लिखोगे? मौलिक कानूनी अधिकार हैं। फिर उसके बाद में दूसरी रिक्त स्थान देखिए, हमारे संभाग का नाम खाली जगह है। तो आपके संभाग का क्या नाम है? आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। विद्यार्थियों, हमारे संभाग का नाम है वो पाली है, और क्योंकि अब जोधपुर से हमारा संभाग अलग हो चुका है, तो जो भी आपके संभाग का नाम है वही आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, विधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। तो यहाँ पे 26 नवंबर आपको लिखना है। और संसद में निचला सदन लोकसभा कहलाता है। संसद में निचला सदन लोकसभा, यहाँ पे लिखना है लोकसभा, ठीक है। फिर उसके बाद में अंतिम रिक्त स्थान है, जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। तो इसमें आपको लिखना है राजधानी। तो इस तरह से ये सारे के सारे आपके रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न हैं। फिर उसके बाद में जो आपके प्रश्न आते हैं वो आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। इसके अंतर्गत सातवां प्रश्न देखिए, संसद के कितने अंग हैं उनके नाम लिखो। तो विद्यार्थियों, संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कितने हैं? 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। या फिर आप पहले राष्ट्रपति का नाम ले लीजिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरह से संसद के कितने अंग हैं? 3 हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो नई प्रकार की जो तकनीक अपनाई जाती हैं उन्हें प्रौद्योगिकी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाना, वस्तुओं का उत्पादन करना, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रौद्योगिकी हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और क्यों हुई। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी, और यहीं पर व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी। फिर बाद में धीरे धीरे इन्होंने राज करना शुरू कर दिया यहाँ पे भोली भाली जनता के ऊपर, वो एक अलग बात है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो राजस्थान में 1857 की समय खूब सारे केंद्र थे। इसमें एरनपुरा, आहुआ, ठीक है ना, देवली,
खेरवाड़ा, ये सारे के सारे आप बता सकते हैं। नीमच, ठीक है, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस समय पे राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पे था, तो राजस्थान में गिना जाता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, नकदी फसल किसे कहते हैं। नकदी फसल का मतलब होता है ऐसी फसल जिनको उगाने के पीछे उद्देश्य होता है पैसे कमाना, यानी व्यापार करने के उद्देश्य से उगाई जाने वाली फसल को नकदी फसल कहा जाता है। दोबारा से सुन लीजिए, व्यापार करने के उद्देश्य से उगाई जाने वाली फसल को नकदी फसल कहा जाता है। जैसे जीरा, कपास, ठीक है ना, ये नकदी फसलें होती हैं, ये सब गोल वगैरह। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब और किन के मध्य में हुआ था। तो विद्यार्थियों, प्लासी का युद्ध है वो सन 1757 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखो। तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, ऐसे उद्यान जिसमें जीवों का संरक्षण किया जाता है और उनको पूर्णतः सुरक्षित रखा जाता है, तो वे राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। जैसे कि केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार उद्यान अपने राजस्थान में, तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, ठीक है। राजस्थान में उद्यानों के नाम लिखने हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में जनजातीय समूह किसे कहते हैं। राजस्थान के किन्हीं 3 जनजातीय समूह के नाम लिखिए। तो जनजातीय समूह जो आदिकाल से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में आज भी पिछड़े हुए हैं, और पहले के ज़माने में ज़्यादातर जनजातीय समूह है वो जंगलों में निवास करते थे। वर्तमान में धीरे धीरे जनजातीय समूह में भी सुधार आया है और अब जनजातीय भी समूह भी संपन्न होने लगे हैं। जैसे राजस्थान के 3 जनजातीय समुदाय की बात बता रहे हैं, तो इसमें प्रथम पे आप लिखोगे भील, जो कि सबसे प्राचीन है, भील। फिर उसके बाद में मीणा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप डामोर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप गरासिया, ये सब अपने राजस्थान के जनजातीय समूह है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताओ। संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपने कार्यों में करते हैं वो हमारे लिए संसाधन है। जैसे कि आपके पास में लिखने के लिए पेन है तो आपके लिए संसाधन है, पढ़ने के लिए किताब है तो ये संसाधन है। यानी प्रत्येक वो वस्तु जिसका उपयोग अपन अपने दैनिक कार्य में या फिर कार्य उपयोग में लेते हैं तो वो संसाधन कहलाता है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय की बात कर रहे हैं, तो ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से नया बन जाता है तो वो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जबकि ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में उसको दोबारा बनने में हजारों, लाखों, सैकड़ों, करोड़ों साल लग जाते हैं तो वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे नवीकरणीय संसाधन में आप सौर ऊर्जा बता सकते हैं, पवन ऊर्जा बता सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन में पेट्रोलियम वगैरह ये बता सकते हैं। पेट्रोलियम का एक बार उपयोग करने के बाद में नया बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संसद को हमारे लिए क्या उपयोगिता है। संसद की हमारे लिए क्या उपयोगिता है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। संसद हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे लिए कानून बनाने का काम करती हैं, हमारे लिए सुविधाएं पहुंचाने का काम करती हैं। सड़क से लेकर हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो संसद के माध्यम से ही हमारे पास पहुंचती हैं। वहां से बिल बनता है, बिल बनने के बाद में सांसदों को देते हैं और सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाकर विकास करवाते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बिरसा मुंडा कौन थे और उनसे आप अपने जीवन में क्या प्रेरणा लेंगे। तो बिरसा मुंडा एक आदिवासी मुंडा समुदाय से संबंधित एक युवक थे जिनका जन्म है वो 15 नवंबर सन 1875 को हुआ था और मात्र 25 वर्ष की आयु में ही इन्होंने बहुत कुछ काम किए। अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, ठीक है ना, अंग्रेज़ों को भगाने में अहम भूमिका निभाई इन्होंने भी, और आदिवासी लोग इन्हें अपने भगवान के रूप में पूजते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से इन्हें जानते हैं, ठीक है। इनके बारे में ये आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, जल संरक्षण किसे कहते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं
ओके। जल संरक्षण किसे कहते हैं तथा जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, अपने विचार व्यक्त करें। तो जल का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, जल को बचाना, अनावश्यक व्यर्थ नहीं बहाना जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि जल हैं वो सीमित हैं और ज़्यादा उपयोग करने से इनकी मात्रा घट सकती है। कई सारे क्षेत्रों में जल संकट पैदा हो सकता है, ठीक है ना। अपने विचार व्यक्त करें तो आप इनके बारे में विस्तार से बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 20वां, 1857 की क्रांति के कारण तथा प्रवाह के साथ इसके परिणाम पर अपने विचार व्यक्त करें। तो 1857 की क्रांति के ऊपर बड़ी टिप्पणी लिखनी है, 5 नंबर का आएगा। 1857 की क्रांति आपका जो हमारा अतीत का बुक है उसमें भी दे रखी है, हमारा राजस्थान में भी दे रखी है। तो दोनों ही किताबों में जो पार्ट दे रखे हैं उनको अच्छे से आप पढ़िएगा। कम से कम 5-6 नंबर के प्रश्न जरूर आएंगे, हो सकता है 7-8 नंबर के भी आ जाएं। सरकार किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार से कार्य करती हैं, अच्छे से आपको लिखना है इनको। किसी लोकतांत्रिक देश में को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो इन स्थानों को आपको भरना है। तो विद्यार्थियों, ये कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर मैंने पूरा का पूरा उत्तर सहित बताया है। बड़ी ही मेहनत लगी है इस पेपर को लाने में और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की मेरे हिसाब से संभावनाएं लग रही हैं। तो बिल्कुल कक्षा 8 के मैं सभी विषय के पेपर फटाफट अपलोड कर रहा हूँ। प्रत्येक विषय के 3-3 पेपर अपलोड करूँगा, तो आप उन पेपरों को पूरा देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अर्धवार्षिक बिल्कुल नज़दीक हैं, फिर उसके बाद में वार्षिक बोर्ड परीक्षा भी आपके आने वाली है, तो आप तैयारी में लग जाइए, अच्छे तैयारी कीजिए और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। कक्षा 8 के सभी विषय के पेपर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।